13 साल पहले हुआ था झीरम घाटी हमला। 30 से ज्यादा टॉप लीडरों की हुई थी हत्या। नक्सलियों की हिंसा के सबूत आज भी मौजूद। तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के हर एक हिस्से में पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम बस्तर की हर तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वहां से 200 मीटर आगे झीरम घाटी है। वही झीरम घाटी जहां पर 25 मई 2013 को नरसंहार हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काफिले पर अटैक हुआ था। नक्सलियों ने अटैक किया और 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लौट रहे थे, जिसमें महेंद्र कर्मा शामिल थे, विद्याचरण शुक्ल शामिल थे, और एक साथ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था। हम वहां चलेंगे, वहां की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। वहां पर स्मारक बनाए गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां पर क्यों रुके हैं वो आपको बता देते हैं। यहां पर सीआरपीएफ कैंप बनाया गया है। 2021-22 में ये कैंप यहां पर स्थापित किया गया था ताकि यहां पर नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके और एक बार फिर से यहां पर झीरम घाटी जैसी घटना को नक्सली अंजाम न देने पाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए इस कैंप को यहां पर स्थापित किया गया था। 13 साल पहले बस्तर के इसी झीरम घाट में खूनी खेल खेलते हुए देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हमला ऐसा हुआ कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप साफ हो गई। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर किए गए हमले में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित 33 लोगों की नक्सलियों ने निर्ममता से हत्या कर दी। इस हत्याकांड की असली वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। इससे जुड़े कई राज आज भी घाटी में ही दफन होकर रह गए हैं। इस हमले की साजिश कहां रची गई, कौन इसके पीछे था? झीरम घाटी यहां 25 मई 2013 को सुबह करीब 11 बजे नक्सलियों ने रणनीतिक हमला किया। हमले में शामिल थे लगभग 1200 नक्सली। हमले का लक्ष्य था कांग्रेस पार्टी के जिला नेताओं और कार्यकर्ताओं का काफिला, जो कि चुनावी अभियान के लिए जा रहे थे। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास की वो काली तारीख जिस दिन नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसी झीरम घाटी में हम मौजूद हैं जहां पर इस राजनीतिक नरसंहार को अंजाम दिया गया था। यही वो पुल है जिसे नक्सलियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था। मजबूरन कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरों, खासतौर से विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, इसके अलावा जो दूसरे नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर सुकमा से जगदलपुर के लिए लौट रहे थे, उन सभी को इस पुल से पहले रुकना पड़ा और उसके बाद नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर उस पूरे काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई। और कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक नरसंहार न कभी हुआ था पहले और न उसके बाद देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर हर साल 25 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। झीरम घाटी में एक शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इकट्ठा होते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। झीरम घाटी में हुए हमले ने सरकारी खुफिया तंत्र की पोल खोल दी थी। घटना को अंजाम देने के लिए सीआरसी 2 के करीब 300 हार्डकोर नक्सली आधुनिक हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे। 300 नक्सलियों की मदद के लिए दरभा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से आए जन मिलिशिया कमेटी के करीब 900 नक्सलियों को लगाया गया था। इसमें नक्सलियों के ब्रेकअप पार्टी और मेडिकल टीम के सदस्य भी शामिल थे। झीरम घाटी में 1200 नक्सलियों की मौजूदगी की खबर खुफिया तंत्र को न लग पाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस घटना से पूरा देश हिल गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? तो शहीद स्मारक के भीतर खड़े हम, जहां पर झीरम घाटी के नरसंहार में जिन नेताओं का कत्लेआम हुआ था उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद विद्याचरण शुक्ल जी की तस्वीर यहाँ पर लगी है। संभवतः यहाँ पर महेंद्र कर्मा की तस्वीर लगी होगी, जो कि अब नहीं है। कुछ तस्वीरें यहाँ से गायब भी हैं
साथ ही साथ यहाँ पर शहीद उदय मुदलियार की तस्वीर आप देख सकते हैं, शहीद गोपी माधवानी की तस्वीर देख सकते हैं, शहीद योगेंद्र शर्मा की तस्वीर देख सकते हैं। मतलब ये कि 30 से ज़्यादा जिन लोगों का नरसंहार यहाँ पर हुआ था उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देखिए ये शहीद चंद्रहास ध्रुव थे। ये सभी कांग्रेस पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही थी उसका हिस्सा थे। वो यात्रा सुकमा से जगदलपुर की ओर जा रही थी और उसी काफिले में सभी लोग मौजूद थे। शहीद प्रफुल्ल शुक्ला, शहीद राजकुमार, शहीद इमानुएल केरकेटा, ये सभी लोग जो कि उस यात्रा में शामिल थे लौट रहे थे और यहाँ पर एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने हमला किया और परिणाम ये हुआ कि इन सभी को शहीद होना पड़ा। हर साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। 25 मई को यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। शहीद दिनेश पटेल की फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर, शहीद मनोज जोशी की तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये सभी वही लोग हैं। 30 से ज़्यादा इनकी संख्या थी बताया जा रहा है, जिन सभी का यहाँ पर कत्लेआम हुआ था। नक्सलियों ने सभी की हत्या कर दी थी निर्मम तरीके से और आज तक इस नरसंहार को भुलाया नहीं जा सका है। 12 बरस हो गए हैं, अभी भी बहुत सारा सच इसका सामने नहीं आ पाया है कि नक्सलियों को इस बात की जानकारी कहाँ से हुई कि काफिला यहाँ से गुजर रहा है और कैसे सुरक्षा बलों को उस वक्त जानकारी नहीं मिल पाई कि इतना बड़ा अटैक यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं लेकिन फिलहाल वो सारे सवाल अनसुलझे हैं। इस राजनीतिक हत्याकांड के बाद जो खबरें निकलकर सामने आईं, वो तो और हैरान करने वाली थी। दरअसल झीरम घाटी में रक्त चरित्र को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने 1-2 दिन की तैयारी नहीं की थी, बल्कि 1 महीने की तैयारी के बाद इसे अंजाम दिया गया था। झीरम कांड को अंजाम देने के लिए हिकुम गांव में नक्सलियों की तरफ से 1 महीने तक अभ्यास किया गया था। दरभा घाटी की भौगोलिक स्थिति को हिकुम के जंगल में तैयार की गई थी। गांव के समीप जंगल में अस्थायी रूप से दरभा घाटी तैयार कर जवानों को टारगेट करने के लिए 30 दिनों तक रोजाना सुबह शाम प्रैक्टिस चलती थी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद नक्सलियों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम आसपास के गांव वालों की तरफ से किया गया था। इससे पहले जवानों की रेकी कर नक्सलियों की तरफ से झीरम घाटी में तैनात रहने वाले जवानों की लोकेशन की पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर ली गई थी। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के तहत जवान कहां-कहां खड़े होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, इस हिसाब से नक्सलियों ने मास्टर प्लान तैयार कर वारदात को अंजाम देने की रूपरेखा तैयार की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए बैलाडीला खदान से लूटी हुई बारूद का इस्तेमाल किया गया। घटना को अंजाम देने के लिए झीरम घाटी में नक्सलियों ने अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े कई आईडी लगाए थे। सुकमा से परिवर्तन रैली समाप्त करने के बाद कांग्रेसियों का काफिला जैसे ही घाटी में पहुंचा था, वहां सामने चल रही गाड़ी को ब्लास्ट कर नक्सलियों ने जोरदार धमाका कर एक के बाद एक कई लोगों की हत्याएं कर दी। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार होने के बाद नक्सलियों का जमावड़ा फिर हिकुम गांव पहुंचा था। यहां 2 दिनों तक रुकने के बाद सुकमा के जंगल में समीक्षा बैठक हुई थी। इस दौरान राजनीतिक हत्या को लेकर नक्सलियों के बीच में नफे और नुकसान को लेकर कयास लगाए गए थे। समीक्षा बैठक में सेंट्रल कमेटी के शीर्ष नक्सली लीडरों की मौजूदगी में जश्न भी मनाया गया था, जिसके बाद नक्सली अपने अपने इलाके की ओर लौट गए। इस हमले ने राज्य सरकार और केंद्र को यह महसूस कराया था कि नक्सलियों के खिलाफ सशक्त रणनीति अपनाना अति आवश्यक है। इस हमले के बाद ही केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट और नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान तेज किए थे। 2013 में बस्तर को देश के रेड कॉरिडोर का केंद्र माना जाता था। घने जंगल, कमजोर सड़क नेटवर्क और प्रशासन की समिति मौजूदगी ने नक्सलियों को यहां लगभग पूरी तरह से खुला मैदान दे रखा था। झीरम हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद राज्य ने अपनी रणनीति बदली, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार हुआ और लगातार ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों की धरपकड़ को धीरे धीरे कमजोर किया गया और इसका नतीजा भी सामने आया। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया होने लगा।
सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के टॉप लीडर बसव राजू को मार गिराया था। वह नक्सली संगठन का महासचिव था। उसकी गिनती देश के सबसे बड़े नक्सलियों में होती थी। वह झीरम घाटी हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। हकीकत यह है कि इस झीरम घाटी शहीद स्मारक में इन सभी की तस्वीरों को लगाया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ से गुजरें वो आकर यहाँ पर देख पाएं कि वो चेहरे थे जिनका कत्लेआम किया था नक्सलियों ने। और एक दौर ये भी था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, झीरम घाटी में, जब इन रास्तों से गुजरते हुए डर लगता था लोगों को। उस नरसंहार के बाद इन रास्तों से गुजरने से लोग बचा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा कि कोई नक्सली कहीं पर छिपा हुआ है या कहीं से कोई नक्सली हमला हो भी सकता है। तो ये बदलाव आया है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में। झीरम घाटी अब सिर्फ एक दुखद इतिहास नहीं बल्कि नक्सलवाद मुक्त भारत की कोशिशों की कहानी भी है। 2013 की त्रासदी ने सरकार, प्रशासन और सुरक्षा बलों को सशक्त, जागरूक और रणनीतिक बनाने पर मजबूर किया। आज वही क्षेत्र धीरे धीरे विकास की राह पर। नक्सली हमले ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार की प्लानिंग खुद बसवा राजू ने रची थी। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर की तरफ लौट रही थी, तभी झीरम घाटी में इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। जो जख्म अभी भरा नहीं, जब नक्सलियों ने खेली खून की होली, 32 लोगों के सीने को छलनी कर गई गोली। रह रहकर याद आता है झीरम घाटी हत्याकांड। साल 2000 में नवंबर का महीना था। मध्य प्रदेश से अलग होकर देश को एक नया राज्य मिला जिसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। जब से प्रदेश अस्तित्व में आया, करीब 12,000 लोगों ने अपना खून बहाया। इसमें नक्सलियों के मारे जाने की संख्या भी शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है कि नक्सली हमले में जवान और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी जान गंवाई। देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को मई 2013 में नक्सलियों ने अंजाम दिया था। झीरम घाटी कांड का मास्टरमाइंड बसवा राजू था, जो करीब 12 साल बाद मई 2025 में अबूझमाड़ के जंगलों में मारा गया। बसवा राजू के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 50 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चला था। 25 मई 2013, देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड। नक्सलियों ने वहां एक पुल को उड़ा दिया, जिससे काफिले को पुल से पहले रुकना पड़ा और इसी बीच 1200 से अधिक हथियारबंद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जैसे ही यात्रा यहां पर पहुंची, 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली हमले की थीं। झीरम घाटी पर जहां धमाका हुआ, वहां के हालात रोंगटे खड़े करने वाले थे। शनिवार का दिन था। सुकमा जिले के तोंगपाल से 25 किलोमीटर आगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। काफिला पहुंचते ही बम से ब्लास्ट कर दिया। निश्चित रूप से 25 मई 2013 को जब झीरम घाटी कांड हुआ, इस कांड ने पूरे देश को हिला दिया। आमतौर पर नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, और लेकिन किसी राजनीतिक दल को या आमतौर पर किसी बड़े दल के समूह को एक साथ नक्सलियों ने कभी टारगेट नहीं किया। लेकिन इस घटना ने जिस तरीके से कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के काफिले को रोका और न सिर्फ उस पर हमला किया, सुनियोजित हमला किया, इस घटना ने एक नए तरीके से नक्सलवाद की हिंसा को जो है परिभाषित किया। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद नक्सलवाद को लेकर के कांग्रेस का भी जो एक
मन बदला और आमतौर पर जो नक्सलवाद पर कांग्रेस कभी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, उस घटना के बाद कांग्रेस का जो राज्य का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष सहित जो है एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपके बस्तर टाइगर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा जिस प्रकार से मारे गए, ये अपने आप में एक बड़ी हिंसात्मक घटना थी। झीरम कांड अब नक्सली हिंसा के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है, लेकिन कैसे ये घटना घटी, इसके एक एक सूत्र को अगर तलाशा जाए तो ये हाथ में ये जानकारी आएगी या ये अंततः ये माना जाएगा कि ये प्रशासन की या कहें सरकार की बहुत बड़ी असफलता थी। उस क्षेत्र में घटना के दिन से एक सप्ताह पहले से बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति जंगलों में तुलसी डोंगरी तक देखी जा रही थी। उससे ये आभास, साधारण लोगों को ये आभास होने लगा था कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होने वाली है। संयोग से उनके ट्रैप में कांग्रेस पार्टी का काफिला फंसा। संयोग से इसलिए कहूँगा कि पहले वो रास्ता वाया दंतेवाड़ा होने वाला था, वाया गादीरास दंतेवाड़ा से आने वाले थे ये लोग, लेकिन अंततः अचानक वो रास्ता बदला गया। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की भी हत्या कर दी। पुलिस ने नंद कुमार पटेल का शव बरामद कर लिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हमले का असल टारगेट नंद कुमार पटेल ही थे। कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल इस हमले में जख्मी हो गए, उन्हें 3 गोलियां लगी थीं। कांग्रेस नेताओं के काफिले में कुल 20 गाड़ियां थीं। काफिले में करीब 120 कार्यकर्ता शामिल थे। ये नेता परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में सुकमा से जगदलपुर जा रहे थे। नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर लगातार 2 घंटे तक फायरिंग की। हमले में दर्जनों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। झीरम घाटी के इस राजनीतिक नरसंहार में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर का टाइगर कहा जाता था, विद्याचरण शुक्ल, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ ही 30 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं की यहां पर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। और इस हत्याकांड के जरिए नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी सुकमा में दर्ज करवा दी थी। इस बड़े खून खराबे के जरिए नक्सलियों ने बड़ा संदेश भी दिया था कि सलवा जुडूम जैसे किसी भी अभियान को वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो उसका विरोध करेंगे और इसी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहेंगे। तत्कालीन नमन सरकार ने साल 2005 में सलवा जुडूम अभियान शुरू किया था। अभियान में विपक्ष को साथ लाने के लिए तत्कालीन विपक्ष के नेता महेंद्र कर्मा को सलवा जुडूम की कमान सौंपी गई। तभी से कर्मा नक्सलियों के निशाने पर थे। नक्सल प्रभावित जगदलपुर जिले में शनिवार को कांग्रेस की परिवर्तन रैली आयोजित की गई थी। उसमें भाग लेकर लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर दरभा नामक स्थान पर शाम करीब 5:30 बजे हमला हुआ। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के माओवादियों के सहयोग से हुए इस हमले में आगे बढ़ने के रास्ते को कटे पेड़ डालकर रोक दिया गया था। इसके बाद मौके पर बारूदी सुरंग विस्फोटक कर सड़क के दोनों ओर से काफिले में शामिल वाहनों पर फायरिंग की गई। इस राजनीतिक नरसंहार ने छत्तीसगढ़ की सियासत को हिलाकर रख दिया था। चौतरफा इस हमले की निंदा हो रही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी विकास यात्रा स्थगित कर दी और इस हमले की कड़ी निंदा की। राज्यपाल ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अजीत जोगी हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर लौट गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे को नक्सली अगवा कर ले गए। नंद कुमार पटेल के काफिले पर इससे पहले भी गरियाबंद के पास नक्सली हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे, जबकि 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमले के बाद अन्य 6 नेता लापता बताए गए थे। नक्सलियों ने सुकमा के डीएम को अगवा कर लिया था, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ी। बहरहाल कुछ लोग तो बचकर निकल गए। उसके बाद से नक्सली पूरे रोड पर आ गए, रोड के किनारे खड़े थे, चट्टानों के ओट को लेकर के लगातार जितनी गाड़ियां आती गईं और सबको भूनते चले गए। और इसी दरमियान खुद महेंद्र कर्मा जी सामने आए और उन्होंने कहा कि जिनकी तलाश है तुमको, मैं सामने खड़ा हूँ, हमारे बाकी साथियों की हत्या मत करो। और इस तरह है। अब ये जहाँ तक जो ये बार बार संदेह उठता है या प्रश्न खड़ा होता है कि ये षड्यंत्र है
या एक संयोग है। कई बार जब सूत्रों को तलाशेंगे तो लगेगा ये षड्यंत्र है, और कई बार ऐसा लगेगा कि संयोग है। अभी भी आज भी इस पूरे मामले की जांच जारी है, इसलिए संदेह का कोहरा यथावत बना हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि नक्सली न तो किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन, और उस दिन उनकी योजना थी और उनकी इस योजना में पूरा काफिला फंसा था और वे अपने योजना में सफल हो गए। नक्सली हमले में जो दिग्गजों ने शहादत दी उनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने निशाना बनाया। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ पूर्व विधायक उदय मुदलियार पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और तत्कालीन विधायक योगेंद्र शर्मा समेत 32 से ज्यादा लोगों पर नक्सलियों ने जानलेवा हमला किया था। झीरम घाटी में नक्सली हमले का रहस्य बना हुआ है। नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हत्या को लेकर सेंट्रल रीजनल कमांड के कई नक्सलियों का नाम सामने आया था। नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ने भी कमर कस ली। आज अगर हम शांति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी मौन समर्थन रहता है इस पर कि बस्तर में शांति आनी चाहिए, क्योंकि नक्सलियों ने अपने आप में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, इसको पूरे देश में इसकी निंदा की गई और यही कारण है कि उस घटना को आज भी लोग याद रखते हैं। और इस घटना के बाद सरकार ने जो सभी मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया, ये अपने आप में एक बड़े सम्मान का विषय है। 300 नक्सलियों की मदद के लिए दरभा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से आए जन मिलिशिया कमेटी के मेंबरों ने हमला किया था। नहीं, झीरम की बात क्या करें, मतलब अब तक जितनी नक्सल घटनाएं हुई हैं उनमें से किसी भी आरोपी को अब तक न तो चिन्हांकित किया गया है और न न्यायालय के द्वारा सजा दिलाई गई है। आमतौर पर ये इतना बड़ा घटनाक्रम है कि आज भी इसके जो मुख्य आरोपी हैं वो उनके नाम सिर्फ या तो जांच रिपोर्ट में सामने आती है या कहीं ना कहीं जो पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। इसके अलावा जो मेन एक्यूज हैं, एक भी बंदा जो है पकड़ा नहीं गया। झीरम घाटी केस को लेकर समय समय पर केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट भी सुर्खियां बनी। जिस तरीके की साजिश रची गई और जो बड़ा घटनाक्रम झीरम घाटी में हुआ, उसके पीछे जो है नक्सलियों के लगभग दर्जन भर से अधिक नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उनमें कुछ नेता पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए और कुछ नेता आज भी गुमनाम जिंदगी जीने पर विवश हैं या जंगलों में मतलब छिप करके अपनी जिंदगी वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार का हमारा सिस्टम है और एनआईए ने जांच की है, उस पर कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन अब तक उस मामले की तह तक नहीं पहुंची जांच एजेंसी और ना वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के सरकारों को भी गंभीरता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े हत्याकांड की अगर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी या उसका जांच का कंक्लूजन अगर सामने नहीं आएगा तो समाज में भी इसको लेकर के थोड़ा सा विपरीत असर होता है, लोगों का मोरल डाउन होता है कि इतने बड़े घटना में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, बड़े बड़े नेताओं की हत्या के बाद भी अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो आम लोगों के लिए क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर काफी कुछ इसकी परतें खुलनी बाकी हैं। एक बड़ी जो प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है उससे लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है। देखना है कि उसको सार्वजनिक किया जाता है या नहीं, अन्यथा 31 मार्च 2026 तक जो नक्सली पूरे देश में समाप्ति की नीति और नियत और इच्छा शक्ति के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा की है नक्सली समाप्ति के साथ, क्या ये सवाल भी कहीं दफन हो जाएगा कि झीरम कांड के पीछे आखिरी कौन कौन लोग शामिल थे? क्या राजनीतिक षड्यंत्र था या उसके जो कौन कौन से लीडर उसमें शामिल थे, क्या वो मारे गए? ये तमाम प्रकार के जो सवाल हैं वो क्या अनसुलझे ही दफन हो जाएंगे। झीरम घाटी कांड ने देश भर को झंझोर दिया था। टीम न्यूज़ स्टेट।